हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट साइंस की तैयारी के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैराथन आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और उन वीडियोस को आपने नहीं देखा तो मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर करती हूँ। साथ ही साथ इन वीडियोस का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज है हमारा पार्ट 3 जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 साइंस की कंप्लीट प्रेपरेशन के लिए बायोलॉजी का एक कंप्लीट मैराथन सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी और आप लोगों का एक जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे बूस्ट होगा कि आप इस एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। और ये जो क्लासेस आप लोगों की होंगी ये कंप्लीट 6 to 8 का कंटेंट यहाँ पे कवर करेंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का सेपरेट मैराथन आप लोगों के लिए रेडी किया है। इसके अलावा उन सभी कैंडिडेट ने जिन्होंने ऑलरेडी केमिस्ट्री का मैराथन देख लिया है उन्होंने एक चैप्टर यहाँ पे नोटिस किया होगा, सॉइल करके एक चैप्टर है जो कि है मृदा। अब ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर है जो कि मैंने केमिस्ट्री के पोर्शन में यहाँ पे कवर नहीं किया। आज के इस सेशन में यहाँ पे सॉइल चैप्टर जो है वो लास्ट वीडियो में यानी कि इस वीडियो के लास्ट पार्ट में यहाँ पे सॉइल चैप्टर में मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी ताकि ये जो आप लोगों की मैराथन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की ये कंप्लीट यहाँ पे समराइज हो सके। तो चलिए आज का ये जो बायोलॉजी का मैराथन है इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और एक एक टॉपिक को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करें। अब देखिए, अगर मैं बायो के टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें आपको न्यूट्रिशन हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हमारे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये जो आपको बायो में कवर करनी होती है। अगर हम ओवरऑल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का पोर्शन देखें तो आपको बायो के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ और पहला जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है यहाँ पे न्यूट्रिशन, जिसको आप पोषण के नाम से जानते हो। अब सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में समझें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जो आप फूड इनटेक करते हो यानी कि जो खाना जो है, जो भोजन जो आप ग्रहण करते हो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या यहाँ पे बोला जाता है? पोषण। और जिसकी मदद से आपकी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटी जो है वो हो पाती है। और यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो आप अलग अलग तरीके का ग्रहण करते हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। अभी ये जो न्यूट्रिशन टॉपिक है यानी कि पोषण टॉपिक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं आपके साथ ये जो न्यूट्रिएंट है इनको भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो आप किस तरीके से टेस्ट करेंगे। आपके क्लासरूम में एक्टिविटी कराई जा रही है तो इनके स्टेप्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो ये सभी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है इसके मोड यानी कि इसके तरीके की बात करें तो दो अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन जो है लिया जाता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक में ये जो शब्द है, ऑटो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब क्या है? पोषण का मतलब है न्यूट्रिशन। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद बनाए वो आपके क्या कहलाएंगे? वे आपके ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट यहाँ पे होते हैं आपके प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं? ये जो पौधे होते हैं ये यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण द्वारा यहाँ पे अपना खाना बनाते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, जिसको आप फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हो, इससे अपना खाना बनाते हैं। साथ ही साथ जो एल्गी होती है जिसको आप कवक के नाम से जानते हैं, ये भी आपका पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये भी यहाँ पे ऑटोट्रॉप यानी कि ये अपने आप का खाना खुद तैयार करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे याद रखने। कई बारी आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वहां पे ऑप्शन में कई बारी एल्गी आपको मिल जाएगा। एल्गी जो है ये आपके स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो हेटेरो शब्द जो है
ये दूसरों के लिए यानी कि पर जो शब्द है ये अदर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ट्रॉपिक यानी कि पोषी जो शब्द है ये न्यूट्रिशन के लिए यूज़ किया जाता है, और हेटरोट्रॉप यानी कि जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ये आपके मेनली 3 तरीके के यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला होता है पैरासाइटिक, जो कि यहाँ पे मृत परजीवी होता है, यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना जो है ये लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर जो माउल्ड लगी रहती है, इसके अलावा यहाँ पे जो मशरूम होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसके अलावा पैरासाइट की अगर हम बात करें यानी कि परजीवी की बात करें, ये किसी और के शरीर में रहकर, किसी और के होस्ट के शरीर में रहकर उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आप लोगों ने कैस्कटा के बारे में सुना होगा, जिसे आप अमरबेल भी बोलते हो। हमारे बालों में जो लीस यानी कि जो जू होती है वो हो गया। इसके अलावा डोडर जो हो गया, ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं किसके, परजीवी के, पैरासाइट के। इसके अलावा होलोजोइक की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड को पूरी तरीके से अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अमीबा जो है पूरा एक सूडोपोडिया इस तरीके का बना के फूड को पूरे को अंदर इस तरीके से खींच लेता है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग यानी कि जो मानव है ये भी आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है। अब अगर मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, न्यूट्रिशन के मोड की बात कर रही हूँ, तो हमें ये भी देखना होगा कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिशन यहाँ पे करता है। तो इसके स्टेजेस हमें बता रखे हैं, इसके कुछ चरण बता रखे हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इजेशन करते हैं, यानी कि अंत ग्रहण करते हैं किसी भी भोजन का अपने मुंह की मदद से। तो ये तो हम ह्यूमन का देख रहे हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म का भी इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले अंत ग्रहण किया जाता है, उसके बाद पाचन किया जाता है। पाचन में क्या किया जाता है, जो हमारा भोजन होता है, जो हमारा फूड होता है, इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन जो है वो किया जाता है, यानी कि खाने को तोड़ने का काम किया जाता है, जिस प्रोसेस को आप डाइजेशन के नाम से जानते हो। इसके अलावा यहाँ पे शवपोषण, अवपोषण जो है, अवपोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है, ये हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जो है कंप्लीट यहाँ पे जो है इसका डाइजेशन हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। इसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे जो फूड है उसको यूज करती हैं ताकि अलग अलग एक्टिविटी जो है हमारे शरीर के अंदर किया जाए, और एक्सक्रीशन यानी कि जो खाना जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से क्या किया जाता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करके उसको बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। तो ये 5 अलग अलग स्टेप होते हैं, 5 अलग अलग चरण होते हैं जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन कर पाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट के बारे में, जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इनके बारे में देख लेते हैं, विटामिन इनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रिशन के मैंने स्टेप्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपका ह्यूमन बीइंग में यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक उसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और अब मैं आपके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है न्यूट्रिएंट, जिसको आप पोषक तत्व के नाम से जानते हो। और देखिए यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के जो कमेंट मिल रहे हैं वो इस तरीके के हैं कि अब बहुत कम टाइम है, अभी से भी हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो क्या तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, अगर आप 21 जनवरी वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये तीनों मैराथन के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो प्रैक्टिस करिएगा। पार्ट 3 का ये मतलब नहीं है कि बायो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के साथ केमिस्ट्री, पार्ट 2 में मैंने आपके साथ फिर फिजिक्स, और पार्ट 3 में मैं आप लोगों के साथ बायो डिस्कस कर रही हूँ। तीनों ही वीडियो जो है, इससे पहले की जो वीडियो है वो 1.5 घंटे की है, यानी कि ओवरऑल भी अगर आप पूरे साइंस का कंटेंट देखेंगे जो कि 6 to 8 का है, तो 3 से 3.5 घंटे का ये पूरा सेशन होने वाला है, तीनों ही पार्ट का, ताकि आप लोगों का कंप्लीट समरी यहाँ पे मिल जाए। और इस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनफैक्ट आपके पेपर के क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। और इस वीडियो को अगर आप इन फ्यूचर कोई भी कैंडिडेट देख रहा है तो यहाँ पर एनसीईआरटी की एक शॉर्ट समरी आपको मिल जाएगी
जाएगी, जिससे आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बैठ जाए। अब देखिए यहाँ पर अब मैं आपके साथ पोषक तत्व यानी कि जो न्यूट्रिएंट हमारे फूड में होते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगी, जिसको आप कंपोनेंट ऑफ फूड या फिर भोजन के मुख्य घटक के नाम से भी जानते हैं। तो सभी मुख्य घटक को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में खास क्या है, इसे आप एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हो, यानी कि एक ऐसा भोजन जो कि आपको क्या देता है, ऊर्जा देता है, जो कि हमारे शरीर को किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है किस किस में पाया जाता है, तो ये व्हीट में, राइस में, पटाटो में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको चावल में, इसके अलावा पटाटो में, जिसमें आपको स्टार्च जो है प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो देखने को मिलेगा। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि ये किस तरीके का फूड है, इससे आपको क्या फायदा होता है, तो एक एनर्जी गिविंग फूड है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो मंड होता है, जो स्टार्च होता है, इसकी उपस्थिति को यानी कि इसके प्रेजेंस को हम यहाँ पे चेक करते हैं। किस तरीके से चेक करेंगे, जो भी हमारा फूड है उसको हम पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें थोड़ा सा पानी भर देंगे और एक टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से तैयार कर देंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब से 2 से 3 ड्रॉप हम आयोडीन के सॉल्यूशन के डालेंगे। जब ये आयोडीन के सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब यानी कि पहले वाले टेस्ट ट्यूब में जब ऐड हो जाता है, तो ये जो पहले वाला टेस्ट ट्यूब है इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो ये क्या दिखाता है, ये आपको दिखाएगा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि इसके अंदर जो मंड है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे उपस्थित है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को यहाँ पे चेक करते हैं। आई होप ये कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, वैसे ही प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, मस्कुलर बनाना है, इनफैक्ट अगर आप एक ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रॉपर, तो आप लोगों को प्रोटीन इंटेक के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को अच्छा बिल्ड करने के लिए प्रोटीन जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा ये आपको मिल्क में, घी, ये आपको मिल्क में, ऑयल में, एग में, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ऑयल में नहीं। अब इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को इसके टेस्ट को समझना है, जिसके 2 से 3 स्टेप है। सबसे पहले तो आप पाउडर्ड फूड यहाँ पे तैयार करोगे, उसमें लगभग 10 ड्रॉप आप पानी डालोगे, हल्का सा पानी आपको इतना डालना है, और इस तरीके की एक टेस्ट ट्यूब आपने रेडी कर दी। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 से 3 ड्रॉप आप CuSO4, जिसको आप कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हो, कॉपर सल्फेट इसमें ऐड करोगे, और कॉपर सल्फेट ऐड करने के बाद, उसको शेक करने के बाद आप 10 ड्रॉप यहाँ पे कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको आप ऐड करोगे, और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट ट्यूब का फाइनल कलर आप देखोगे तो ये बैगनी रंग का, या आपको वॉयलेट कलर का दिखाई पड़ेगा। अगर ये वॉयलेट कलर का है तो यहाँ पर ये क्या दिखाएगा, ये आपको प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है इसके अंदर हमें इंडिकेट करेगा। इसके अलावा फैट की यानी कि वसा की बात करें तो ये आपको यहाँ पे ऑयल में, या आपको घी में, या आपको बटर में, इन चीज़ों में आपको मिल जाएगा। और ये जो वसा है ये भी क्या है, एक एनर्जी गिविंग फूड है। किस तरीके का फूड है, एनर्जी गिविंग फूड। और अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और फैट में से किस में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो आंसर होगा फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। और इसका टेस्ट किस तरीके से, आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में फॉइल पेपर का भी ख़त्म हो गया, हमने अपने जो चपाती है या पराठा जो है किसी यहाँ पे वाइट पेपर में या फिर आप न्यूज़पेपर में अगर रैप करोगे तो उसमें ऑयल के इस तरीके से धब्बे पड़ जाते हैं। ये जो ऑयल पैचेस है ये क्या दिखाता है, ये आपको फैट का यहाँ पे प्रेजेंस बताता है। इसके अलावा हम विटामिन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कम अमाउंट में हम इंटेक करते हैं। अब हमारे आसपास जितने भी विटामिन्स होते हैं वे 2 तरीके के होते हैं। एक तो यहाँ पे होता है जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल, जो कि विटामिन बी ग्रुप और सी जो है इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे फैट सॉल्युबल जो है वो है ए, बी, ई और के। ये जो है ये आपका वसा में घुलनशील होता है। अब इन सब के बारे में कुछ कुछ खास बातें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये जो विटामिन सी होता है ये यहाँ पे कुकिंग के दौरान ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसे यहाँ पे रॉ फॉर्म में खाया जाता है, जो कि सिट्रस फ्रूट के फॉर्म में भी है। और विटामिन सी जो है
ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी हमारे शरीर में मदद करता है। और क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब तो होता नहीं है, तो हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे विटामिन ए की बात करूँ, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे विटामिन ए को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँ, तो अगर आपको एक गुड स्किन चाहिए, अगर अच्छी त्वचा चाहिए, तो विटामिन ए का इंटेक आपको अच्छा करना होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे विटामिन के की बात करें, तो देखिए अगर आपके शरीर में कोई भी चोट वगैरह, वाउंड्स वगैरह होते हैं, उसको ये क्या करता है, हील करने का यहाँ पे काम करता है। तो कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि विटामिन ए क्या करता है। विटामिन ए आपके शरीर में एक गुड स्किन के लिए, अच्छी त्वचा के लिए कारगर है। साथ ही साथ विटामिन के क्या है, यहाँ पे विटामिन के आपके वाउंड्स को हील करता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से आपके एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है ए, सी और ए, सी और ई जो विटामिन है, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। और ये जितने भी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक एक विटामिन, उनके सोर्सेस, उनकी डेफिशिएंसी को मैं आपके साथ डिस्कस करूं, और मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपके साथ डिफरेंट विटामिन्स, उनसे होने वाली डेफिशिएंसी और कुछ सिम्टम्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो देखिए विटामिन ए से जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, इसको आप लॉस ऑफ विजन के नाम से जानते हो, यानी कि आपको देखने को कम दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, तो जैसे कि इसकी डेफिशिएंसी है कि हमें विजन की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो पुअर विजन हो जाता है। कई बार हमें रात के टाइम में डार्कनेस और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन बी1 की बात करें, तो इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है बेरी, जिसके अंदर हमारे मसल्स जो हैं काफ़ी वीक हो जाते हैं, और हम लोगों के पास किसी भी काम को करने के लिए काफ़ी कम एनर्जी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे है विटामिन सी। विटामिन सी जो है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हम लोगों को स्कर्वी हो सकता है, जिसमें हमारे जो गम्स होते हैं वो, उनमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है। हमारे जो चोट होते हैं वो जल्दी हील नहीं होते। इसके अलावा विटामिन डी की अगर हम बात करें, तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स हो सकता है, जिसमें हमारे बोन्स जो हैं काफ़ी वीक हो जाते हैं। इसके अलावा दो मिनरल्स के बारे में भी हमें बता रखा है, कैल्शियम और आयरन के बारे में। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन और टूथ डिके देखने को मिलता है, और बोन्स जो है हमारे काफ़ी वीक हो जाते हैं, दांत जो है टूटने लग जाते हैं। और आयोडीन की अगर हम बात करें, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें गॉइटर हो सकता है, और यहाँ पे हमारा जो नेक है वो स्वेल हो जाता है, और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह में दिक्कत आती है। अब हम यहाँ पे बायो का एक मोस्ट कॉमन टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप मानव पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके पूरे ट्रैक को और साथ ही साथ कौन कौन सा एंजाइम किस तरीके से काम करता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए जो हमारा पूरा का पूरा पाचन प्रक्रिया है, जो पूरा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मुख गुफा, जिसको आप बकल कैविटी के नाम से जानते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए अगर हम पूरे बकल कैविटी की बात करें, तो बकल कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो हमारे यहाँ पे टीथ होते हैं। अब देखिए टीथ जो होते हैं वे आपके दो तरीके का सेट होता है। एक होता है आपका मिल्क टीथ, जो कि बर्थ के बाद हम लोगों का आता है, और जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे आते हैं परमानेंट टीथ। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं, ये आपके जो ये स्थायी दांत हैं, ये टूटने के बाद आपके नए दांत नहीं आते। तो दो सेट के हमारे टीथ होते हैं। साथ ही साथ अगर हम जो पूरा का पूरा बकल कैविटी में हमारे जो दांत किस तरीके से अलाइन होते हैं, इसको देखें तो चार अलग अलग तरीके के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और ये जो पूरा डेंटल फॉर्मूला है वो है 2123 और 2123, इस तरीके का डेंटल फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको टीथ के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि कितने सेट ऑफ टीथ हमारे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे बकल कैविटी में टंग भी होती है। तो देखिए जब मैं बात कर रही हूँ, मेरी टंग यहाँ पे रोल हो रही है, और साथ ही साथ अगर हम कुछ खाते हैं तो उसको टेस्ट करने में भी हमारी जो टंग है, हमारा जो जीभ है, ये मदद करती है।
होती है, जिसमें सबसे बाहरी भाग जो होता है ये किसी भी मीठी चीज को पहचानने में मदद करता है। उसके जस्ट पीछे यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये नमकीन चीजों को, सॉल्टी चीजों को, उसके पीछे यहाँ पे सोर यानी कि खट्टी चीजें जैसे कि एसिड कुल के जो आपके यहाँ पे फल होते हैं वो, और साथ ही साथ जो लास्ट वाला पार्ट होता है यानी कि बिटर जो कड़वी चीजें होती हैं उसको पहचानने में मदद करता है। तो सबसे पहले तो हमारे जो टीथ होते हैं वे हमारे खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, साथ ही साथ टंग उसे रोल करने का काम करता है सलाइवा के साथ। इसके अलावा उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बॉडी के अंदर पुश करने का काम करता है, यानी कि शरीर के अंदर धक्का देने का काम करता है। अब हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि सलाइवा जो है यहाँ पे छोड़ते हैं। अब ये जो सलाइवा होता है ये करता क्या है, हमारे खाने में जो स्टार्च जो यहाँ पे मंड जो है ये प्रेजेंट है, इसको क्या करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले बकल कैविटी में, मुख गुफा में इस तरीके से यहाँ पे फूड के छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होके शरीर के अंदर भेजने का काम किया जाता है। इसके बाद हमारा जो फूड होता है वो भोजन नली यानी कि फूड पाइप जिसे आप ईसोफेगस के नाम से जानते हो, उसकी मदद से कहाँ पहुंचता है, यहाँ पे हमारे स्टमक में पहुंचता है। अगर आप स्टमक की शेप को देखो तो स्टमक को कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा, और ये जो शेप है इस शेप का नाम क्या है, ये है जे शेप, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो जे शेप का आपका पूरा स्टमक है, इस तक पहुंचने के लिए बीच में यहाँ पे होती है आहार नली यानी कि जिसे आप भोजन नली के नाम से भी जानते हो। अब यहाँ पे एक मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस के नाम से जानते हैं। अब ये जो मूवमेंट होता है ये होता क्या है, देखिए मान के चलिए कि मैंने कुछ खाया और वो फूड मेरे शरीर के अंदर गया, तो जिस जिस भाग से आहार नली से ये खाना जाएगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा खुल जाएगा फिर थोड़ा बंद हो जाएगा। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है जिसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो मूवमेंट हो रहा है जिसकी मदद से फूड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इस मूवमेंट को बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये जो फूड पाइप है, जो भोजन नली है, इसका काम यही है कि जो मुख गुफा है, जो बकल कैविटी है, उससे खाने को लेना और खाने को अब कहाँ पहुंचा देना, हमारे पेट में यानी कि स्टमक में पहुंचा देना। अब स्टमक की जो वॉल्स होती है उसमें यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं जिसको आप जहर गठी के नाम से भी जानते हो। अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होता है HCl जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हो। इसका 2 काम है, क्योंकि ये खुद एसिडिक नेचर का है तो ये यहाँ पे एसिडिक मीडियम जो है यहाँ पे तैयार करता है, और साथ ही साथ हमारे खाने के साथ आए हुए जर्म्स को किल करने का काम करता है। इसका मेन 2 काम है। अब आप कहोगे कि हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाने की जरूरत क्या पड़ी। अब इसके अलावा जो दूसरा गैस्ट्रिक जूस है ये है आपका पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। पर ये भी यहाँ पे अड़ा रहता है कि पेप्सिन जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा तब तक मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे HCl जो है ये पेप्सिन को मदद कर रहा है। पर क्योंकि प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो रहा है पर इस HCl से हमारे स्टमक को यहाँ पे हानि पहुंच सकती है, हमारे पेट में हमें दर्द हो सकता है, जो कि कई बारी हम लोगों को एंट एसिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैंने केमिस्ट्री के पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था, वो हमें इंटेक करना होता है। वो कब होता है, जब यहाँ पे म्यूकस जो है सही मात्रा में सिक्रीट ना हो। तो देखिए म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे स्टमक की वॉल्स को। तो इस तरीके से स्टमक में खाना जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन जो है यहाँ पे डाइजेस्ट होने लगा। अब इसके बाद खाना जाता है हमारी छोटी आंत पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है आपका 7.5 मीटर का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो 7.5 मीटर का इसका लेंथ है, ये क्या करता है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंप्लीट डाइजेशन, अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि खाने का पूरी तरीके से जो पाचन है वो कहां पर होता है, तो आप कहेंगे छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन के लिए हमेशा हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटे आंत को।
और यहाँ पे ये क्या होता है कि क्योंकि अभी खाने पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो ये दो और हमारे ग्लैंड होते हैं, वहाँ से जूसेस को पहुँचाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक ताकि खाना कंप्लीट डाइजेस्ट हो सके। वो है, एक है आपका लिवर जिसको आप लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देखिए, कई बारी पूछा गया है कि लिवर कैसा ग्लैंड है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। एक खास बात क्या है कि इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये एक जूस रिलीज करता है जो कि है बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर होता है, ये यहाँ पे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लिवर आपको दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा और जिसके अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, और ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये बाइल जूस को स्टोर करता है, जो कि यहाँ पे क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि फैट के बड़े टुकड़ों को फैट के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू कर रहा है। यहाँ लिवर क्या कर रहा है, बाइल जूस की मदद से जो इमल्सिफिकेशन फैट का हो रहा है, इसमें फैट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं। अब ये जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस छोड़ता है, जो कि यहाँ पे अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इनका काम क्या है, अमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पे काम करता है। देखिए प्रोटीन जो है कंप्लीटली यहाँ पे अभी डाइजेस्ट हुआ नहीं है, ब्रेक हुआ है। और लाइपेज जो है ये फैट पे काम करता है, और इन दोनों की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फाइनली कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करके कंप्लीट डाइजेशन जो है यहाँ पे कर पाता है। इसके बाद क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन तो हो गया, कंप्लीट डाइजेशन के बाद अब जो अनवांटेड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि अपाचित यहाँ पे भोजन माना जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में भेजा जाता है, जिसका लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल है तो इसकी लेंथ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, पर ये जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा चौड़ी होती है। तो ये वाइड होती है, ये पतली होती है, पर ये लंबी होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत चौड़ी और पतली होती है, छोटी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है ये लंबी होती है पर पतली होती है। और फाइनली यहाँ पे जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसमें से वाटर को क्या किया जाता है, पानी को यहाँ पर रीएब्जॉर्ब यहाँ पे किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर विलाई यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के एरिया को यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, इवन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाया जाता है, और फाइनली इस खाने को एनस में भेज के आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा हमने अभी मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ट्रैक यहाँ पे डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन यहाँ पे आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए मैं पहले ही बोलती हूँ, आप सभी जो ये वीडियोस देख रहे हैं, स्पेशली सीटेट पेपर 2 साइंस मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं या आपको ये सब चीज़ें नहीं आती या मैं कुछ अलग ही आपको बता रही हूँ। पर बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अपनी लाइफ में, हम लोग अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे वो छूटते चले जा रहे हैं, और इस वजह से छोटे से छोटे चीज़ों में भी हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये जो एक सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पेपर 2 मैथ साइंस का, यह आप लोगों का एक रिवीजन या फिर रिमाइंडर सेशन है जो कि आप लोगों ने ये सारे कंटेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस एक फाइनल रिवीजन या फिर एक टच के लिए आपको मदद करेगा। अब चलिए आगे का कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ, और अब जो मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करूंगी, इसको आप रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन कौन से एरिया से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी मैं आपके साथ साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए सबसे पहले तो रेस्पिरेशन होता क्या है, इस प्रोसेस को हम समझते हैं। तो देखिए आपने अभी अभी डाइजेशन का टॉपिक पढ़ा। डाइजेशन में हमने क्या किया कि जो फूड था उसको डाइजेस्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन की प्रक्रिया हमने समझी।
अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है उससे आप एनर्जी कैसे बनाओगे? तो जो आपने फूड यहाँ पे इंटेक किया, जो आपने भोजन का ग्रहण किया, अब उसके साथ होगा क्या कि यहाँ पर जो आपका शरीर है यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करता है, यानी कि जो सांस लेने का, ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस करता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन को वो शरीर के अंदर लेता है, और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर छोड़ना, इसको ब्रीदिंग कहते हैं, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन यानी कि ये जो श्वसन प्रक्रिया है, इसमें क्या फर्क है कि ब्रीदिंग यहीं पे खत्म हो जाता है कि आपने O2 को यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लिया और CO2 को बाहर छोड़ा। अब जो आपके शरीर में ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ आया है, वो जब फूड के साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तब यहाँ पे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। और इस एनर्जी से, इस ऊर्जा से आप अपनी डे टू डे लाइफ के काम करोगे। और इस पूरे प्रोसेस को कि ऑक्सीजन को तो इनटेक किया ही किया, साथ ही साथ इससे एनर्जी बनाने की इस प्रक्रिया को हम श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसमें 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव। तो देखिए, रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है वायुव्य और एक होता है अवायुव्य। अब देखिए, वायु जो है ये आपके एयर के प्रेजेंस में होता है, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसमें ग्लूकोज जो है यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म फूड का, ये आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है और CO2 और एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है यहाँ पे बनाता है। ये आपके सेल के अंदर होता है, तो इसे आप सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हो। कई बार आपके NCERT में इस तरीके से दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन की कमी होगी या तो ऑक्सीजन होगा ही नहीं। ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे होगी, जब आप अपनी मसल्स को देखोगे। देखिए, मसल्स में होता क्या है कि कई बारी हम बहुत दिनों बाद वॉकिंग, रनिंग करें या फिर कोई गेम वगैरह खेलें, तो हमारे मसल्स में उसके बाद क्रैम्प्स होते हैं। और उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं हो, तो आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, हैवी एक्सरसाइज, उस समय आप सही से ब्रीद नहीं कर पाओगे, सही से सांस नहीं ले पाओगे। तब क्या होगा, ऑक्सीजन की आपके मसल्स में कमी हो जाएगी। और जब मसल्स में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तब ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से आपको पेन जो है ये फील होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये यीस्ट में, कवक में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज टूट के आपका इथेनॉल जो है बनाता है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ब्रीदिंग रेट के बारे में भी बता रखा है। ब्रीदिंग रेट यानी कि 1 मिनट में आप कितनी बारी सांस लेते हो। तो एक नॉर्मल अडल्ट जो है 15 से 18 टाइम्स यहाँ पे जो है सांस लेना, सांस छोड़ने की प्रक्रिया करता है। जब यहाँ पे आप हैवी एक्सरसाइज करो, तो देखिए हम हाफते भी हैं हैवी एक्सरसाइज के टाइम में, और इसका कारण क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो 25 गुना यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जब आप रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब कितनी एयर इनहेल करते हैं, कितनी एयर एक्सहेल करते हैं, इसका एक डेटा जो है आपको दे रखा है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इस वजह से मैंने अलग से यहाँ पे नोट डाउन किया। अब एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जब सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन को सांस लेंगे या छोड़ते हुए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे आसपास तो हर तरीके की एयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब आप इनहेल करते हो तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, यानी कि 21%, और यहाँ पे क्या करते हो, और इस समय इनहेल करते हुए ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में इनहेल होता है, और वाटर वेपर जो है वो भी कुछ मात्रा में आप इनहेल करते हो। इसके अलावा जब हम सांस छोड़ते हैं, तब देखिए, तब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन फिर आपके शरीर से ज्यादा निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.4 यहाँ पे एक्सहेल होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाटर वेपर जो है यहाँ पे ज्यादा मात्रा में निकलता है हमारे शरीर से। तो एक चीज यहाँ पे कंक्लूड हुई कि जब हम सांस ले रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में क्या चीज हमारे शरीर में जा रहा है, 21% ऑक्सीजन जा रहा है। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं,
जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों के कंपैरिजन देखें तो ये 4% जो है एक्सेल करते हुए निकलता है। तो ये कुछ बेसिक डेटा आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ अभी यहाँ पे जो बाकी ऑर्गेनिज्म है ये किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको पूरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जब आप इनहेल करोगे तो रिब्स कहाँ निकलेंगी, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं डायग्राम से आपको समझा पाऊंगी। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ ब्रीदिंग के बारे में बता रखा है कि अदर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। तो फ्रॉग यानी कि मेंढक जो होते हैं ये आपके अपनी त्वचा से, अपनी स्किन से ये यहाँ पे ब्रीथ कर पाते हैं, साथ ही साथ लंग्स की मदद से भी। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्किन होती है ये स्लिमी स्किन होती है, इनकी चिकनी स्किन होती है। अर्थवॉर्म भी अपनी स्किन से ही ब्रीथ करता है। इन दोनों की स्किन आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि थोड़ी थोड़ी गीली है। इसके अलावा कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच में यहाँ पे स्पैरिकल्स होते हैं, कुछ स्मॉल ओपनिंग होता है जो पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे यहाँ पे ये ब्रीदिंग करता है। इसके अलावा इंसेक्ट में एयर ट्यूब होते हैं जिसको हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पे ब्रीदिंग में मदद करता है। और अगर हम फिश की बात करें तो फिश अपने गिल्स की मदद से जो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको ये इनटेक करता है। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ यहाँ पे जो पूरा रेस्पिरेशन का हमारा ह्यूमन बीइंग में इनहेल करते हुए क्या प्रोसेस होता है, एक्सेल करते हुए यानी कि सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए क्या प्रोसेस होता है, उसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, फिर हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके साथ दो प्रोसेस साथ में डिस्कस करूंगी, एक है इनहेलेशन का और एक है एक्सहेलेशन का। इन दोनों के बारे में अगर हम डिटेल में देखें, इनहेलेशन में क्या करते हैं, हम एयर को नीचे की तरफ इनहेल करते हैं, मतलब अपने शरीर की तरफ लेके जाते हैं। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जब कोई भी ह्यूमन है जब एयर को इनहेल करेगा तो उसके शरीर में किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग एयर को इनहेल करता है तो क्योंकि स्पेस बढ़ाना होता है, इस वजह से रिब्स आपके बाहर को निकल जाती है और डायफ्राम भी आपका नीचे की तरफ चला जाता है, ताकि एरिया जो है वो बढ़े और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिले। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि जब इन्हेलेशन की प्रक्रिया होती है यानी कि हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तब क्या होता है, क्योंकि हमें एयर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो इसलिए हमारे रिब्स भी खुल जाते हैं और डायफ्राम भी नीचे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन में हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो CO2 है वो हमारे शरीर से पूरा बाहर निकल जाए। तो इस प्रोसेस में हम करते क्या है, हम इस कोशिश में यहाँ पे फोर्स में उस एयर को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। तो रिब्स भी आपकी कहाँ सिकुड़ जाती है, अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है और डायफ्राम भी ऊपर की तरफ हो जाता है। तो बेसिकली आपके एग्जाम में ये एरो पूछा जाता है कि रिब्स कहाँ को मूव करेगा, और इस तरीके से कुछ कन्फ्यूजन ऑप्शन यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सके। तो आपको याद रखना है कि रिब्स एक केस में आपका बाहर जाते हैं, डायफ्राम नीचे, और एक केस में जो रिब्स है वो अंदर और डायफ्राम ऊपर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करें। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और अब मैं आपके साथ ह्यूमन हार्ट यानी कि जो आपके शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रोसेस होता है इसको डिस्कस करूंगी। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये ह्यूमन हार्ट की वर्किंग यहाँ पे दिखाता है। और ह्यूमन हार्ट जो है हमारा डबल सर्कुलेशन करता है। अब ह्यूमन हार्ट के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, इसको हमें यहाँ पे समझना होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ह्यूमन हार्ट की बात करें तो हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं इसको एट्रियम बोलते हैं, इस वजह से इसको मैंने ए से डिनोट किया है। और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। और क्योंकि ये राइट साइड में है, सीधी साइड में है, इसलिए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए हमें पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ बॉडी पार्ट से यहाँ शुरू कर रही हूँ। अब देखिए बॉडी पार्ट में अभी मान के चलिए कि हमारे शरीर के अंदर कैसा ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसके अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो आपको उसे प्योर करना होगा। तो आप क्या करोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से उठाकर हम वेना कावा की मदद से कहाँ पहुँचाएंगे? सबसे पहले राइट एट्रियम में पहुँचाएंगे। ध्यान दीजिए कि ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन आपके राइट एट्रियम में जा रही है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे ह्यूमन हार्ट में पूरी बॉडी से, पूरे शरीर से ब्लड को उठा के सबसे पहले कहाँ लेके आया जाता है? सबसे पहले राइट एट्रियम में लेके आया जाता है। अब राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है यहाँ पर नीचे की तरफ पास होता है, और नीचे की तरफ पास होके ये आपका यहाँ पे राइट वेंट्रिकल पर जाता है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान लेटा हुआ है, कोई इंसान सो रहा है, तो उसके हार्ट के चैम्बर तो ऐसे यहाँ पे फ्लैट होंगे। अब ऐसे केस में दोबारा ये ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर वेव्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि अश्योर करते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो को क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, रोक के रखते हैं। तो आपको वेव्स का फंक्शन भी यहाँ पे पता होना चाहिए। यानी कि राइट एट्रियम से एक बार ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वापस नहीं जाएगा। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ये सीधा जाएगा हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स पे। लंग्स उस ब्लड को प्योर करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा आपने ये वाला साइड देखा है, अभी क्या है, लंग्स तक पहुंचने तक ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो एक साइकिल आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यानी कि साइकिल तो आप नहीं कह सकते, एक जो साइड है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो जैसे ही ब्लड इसे प्योर कर देगा, सॉरी लंग्स इसे, फेफड़े हमारे इसे साफ कर देंगे इस ब्लड को, तो यहाँ पर ये कैसा बन जाएगा? यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आपकी एनसीईआरटी में इस साइड जो है आपका किस तरीके का ब्लड दिखा रखा है? ब्लू कलर का ब्लड दिखा रखा है, ताकि वो ये दिखा सके कि अभी जो ब्लड है आपका किस तरीके का है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड है। और इस साइड क्या है? इस साइड रेड कलर का ब्लड दिखा रखा है, ताकि ये दिखा सकें कि अब ये ब्लड यहाँ पे प्योर हो गया। और लंग्स से अब ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये आपके लेफ्ट एट्रियम में इस ब्लड को लेके आएंगे। इसके अलावा ये ब्लड फिर नीचे जाएगा आपका किसके पास? यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे एक मेन आर्टरी निकलती है जिसे ओट्रा के नाम से जानते हैं, और ये पूरे शरीर में हमारे उस ब्लड को पहुंचाती है, जो कि कैसी होती है? ऑक्सीजनेटेड होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने बॉडी पार्ट से इस कहानी को शुरू किया था तब ब्लड कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड। और एक साइड पूरा का पूरा ये कैसा चला? ये ब्लू कलर का ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला, जो कि लंग्स तक गया। फेफड़ों में जाने के बाद, इसको प्योरीफाई करने के बाद, यहाँ पर जब ये मेन आर्टरा से होते हुए हमारी बॉडी पार्ट तक आया तब ये कैसा बन गया? ऑक्सीजनेटेड बन गया। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर पूरे लंग्स तक का एक प्रोसेस, फिर लंग्स से इधर का एक प्रोसेस, तो इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? इसे यहाँ पे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको एग्जाम में आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस पूछा जाता है। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है? आर्टरीज जो होती है ये क्या करती है? कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड को। एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी नहीं करती? पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान से इस फ्लो चार्ट को देखिए और मुझे बताइए कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कौन सा ब्लड लेके जा रही है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। सेम वेन्स जो होते हैं ये कैरी करते हैं हमारे कैसे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि आप यहाँ पे ये वेना कावा देख सकते हैं, ये भी एक वेन है, पर एक्सेप्ट इसमें भी कौन सा एक्सेप्शन आ जाएगा? इसमें भी पल्मोनरी वेन आ जाएगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। तो इस तरीके से आपको डिटेल में सारी चीजें देखनी है। और साथ ही साथ आर्टरीज जो होती है ये आपकी थिक होती है। ये आपकी क्या है? ये हार्ट से कहाँ फ्लो करती है? हार्ट से बॉडी पार्ट तक जाती है। और अगर हम वेन्स की बात करें तो ये थिन होती है और ये बॉडी पार्ट से
कहाँ आती है? ये हार्ट की तरफ आती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए हमारे ह्यूमन हार्ट से संबंधित। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? पेयर ऑफ किडनी आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मूत्र वाहिका जिसे आप यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे क्या करती है? जो कि यूरिन को कैरी करके लेके आती है। फिर यूरिनरी ब्लैडर जिसे मूत्राशय के नाम से जानते हैं, जहां पर यूरिन जो होता है ये क्या होता है? यहाँ पे स्टोर होता है। इसके अलावा यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग जहां से यूरिन पास होता है। तो इस जगह से यूरिन क्या होगा? यहाँ पे पास होगा। अब आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि ये जो पूरा का पूरा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा, यहाँ पर जो हमारी किडनी होती है ये मेनली करती क्या है? ये हमारे ब्लड को प्योर करके इसमें से यूरिन जो है उसे यहाँ पे रिमूव करती है। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन का काम कहाँ पे होता है? यूरिन फॉर्मेशन का काम, यूरिन जो बनता है ये हमारी किडनी में बनता है। और किडनी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, तो जैसे हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे नर्व्स काम करते हैं, वैसे किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है ये है यहाँ पे नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इसके अंदर होते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। फिर जैसे यूरिन फॉर्म हो जाता है ये मूत्र वाहिका यानी कि यूरिथ्रा की मदद से नीचे आता है, यूरिनरी ब्लैडर की मदद से स्टोर होता है यहाँ पे, और यूरिन यहाँ पे पास कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने अभी आप लोगों के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके अलावा यहाँ पे रेस्पिरेशन का टॉपिक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जैसे ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से होता है, ह्यूमन हार्ट का प्रोसेस और एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलिए इसके आगे का कंटेंट हम कवर करें। अब मैं आपके साथ सेक्सुअल, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो प्रजनन के प्रकार हैं इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ जो हमारे हार्मोन्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ह्यूमन के अंदर यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोसोम जो हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग में। तो 23 पेयर जो हैं गुणसूत्र यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें से यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पेयर आपका कैसा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। और यहाँ पे देखने को क्या मिला कि XX का जो पेयर होता है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो XY का जो पेयर होता है ये आपका मेल को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए। और फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये जो हमारे गुणसूत्र होते हैं ये आपके डिवाइड होते हैं, और ये डिवाइड होते हैं और हमें यहाँ पर फीमेल की बॉडी में मिलता है ओवम या फिर एग, और मेल की बॉडी से यहाँ पे स्पर्म रिलीज होता है। और ये जो आपका मेनली जो सेक्स क्रोमोसोम है ये बेसिकली करता है क्या है कि इनके फ्यूजन के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, और ये जो एग है जिसके अंदर आपके 23 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे और स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, ये आपस में पेयर अप हो जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें दोनों का फ्यूजन हो जाता है और क्या बनता है? जाइगोट। अब 23 जो क्रोमोसोम है यहाँ से आए, 23 गुणसूत्र यहाँ से आए, 23 गुणसूत्र यहाँ से आए, तो ये क्या कितना बन गया? ये 23 पेयर बन गया। अब ये जो जाइगोट है अभी डेवलप नहीं हुआ है, जब ये डेवलप होगा, डिवाइड होगा, तो ये बनेगा यहाँ पे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अभी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो डेवलप नहीं होते, और इसके बाद जब डेवलप हो जाते हैं यानी कि हमें सारे पार्ट्स दिखने लग जाते हैं तो उसको हम गर्भ यानी कि फीटस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड भी पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम वो होता है XX और मेल में होता है XY। अब इसमें से जब इनका पेयरिंग होगी तो यहाँ से फीमेल से तो क्रोमोसोम कौन सा आ सकता है? सिर्फ XX ही आ सकता है, और यहाँ से कौन सा आ सकता है? X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। इन केस अगर फीमेल की बॉडी से एक X क्रोमोसोम और मेल की बॉडी से एक X क्रोमोसोम आए तो यहाँ पर जो डेवलप होगी वो होगी बेबी गर्ल। अगर मान लीजिए
कि फीमेल की बॉडी से तो देखिए एक्स ही आ सकता है, उनके पास एक्स क्रोमोसोम ही है, और अगर मेल की बॉडी से वाई क्रोमोसोम आए तो एक्स वाई से बेबी बॉय। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी जो होती है वो 50-50% होती है, चाहे वो बेबी गर्ल की हो चाहे वो बेबी बॉय की। और जो एक मिथ है कि फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, इस चीज़ से हमें पता चलता है कि बायोलॉजिकली भी फीमेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो इस तरीके से हम लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक जो है क्लास 8th के एनसीईआरटी में बताया गया है। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बीइंग में होता है। अब अगर हम यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे यहाँ पे फ्लावर्स में भी देखने को मिलता है। तो फ्लावर्स वाला टॉपिक अभी मैं आपके साथ प्लांट के टॉपिक के साथ ऐड करके एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप है। सबसे पहले होता है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, किसी चीज का डिवाइड होना। तो इस शब्द का मतलब ही डिवाइड होना है। तो पेरेंट सेल जो होता है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद जो है वो डेवलप होता है। जैसे कि अमीबा में, जैसे एक अमीबा दो छोटे छोटे अमीबा में डिवाइड हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस भी होंगे दोनों के, और फर्दर ये ग्रो करेंगे। और मल्टीपल फिजन जो है ये आपका प्लाज्मोडियम में होता है, यानी कि एक प्लाज्मोडियम के अंदर छोटे छोटे डॉट्स के जैसे प्लाज्मोडियम होते हैं बहुत सारे, और ये जो बाहर का किस्ट होता है ये टूट जाता है और प्लाज्मोडियम सारे इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक यहाँ पे सिंगल तरीके से जो फिजन होता है वो अमीबा में है, और जो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन शब्द का मतलब ही है कि ये पीस में डिवाइड होता है। जैसे स्पाइरोगायरा देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा, ये कुछ अलग अलग पार्ट्स में इस तरीके से आपका टूटता है और सभी पार्ट यहाँ पे ग्रो करते हैं। और अगर हम हाइड्रा की बात करें जिसमें बडिंग होता है, तो ये जो हाइड्रा होता है देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। कुछ यहाँ से बड जो है अपने आप ही एक तरीके से डेवलप होता है, छोटा सा बड, और ये बड फाइनली क्या होता है एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो टूट के अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें बड से शुरुआत हुई इसलिए इसे बडिंग कहते हैं। अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन आपका प्लेनेरिया में होगा। प्लेनेरिया कुछ देखने में आपको इस तरीके का लगता है, जो कि 3 पार्ट में इस तरीके से टूटता है, और तीनों पार्ट, चाहे वो ऊपर वाला पार्ट हो, चाहे वो नीचे वाला, चाहे वो मिडल वाला, तीनों के तीनों इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर बात करें तो ये एडवांस प्लांट, जैसे कि आप यहाँ पे पोटैटो में देख सकते हैं, छोटा सा एक पार्ट जो वेजिटेटिव पार्ट निकल आता है उससे एक नया पोटैटो बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने ब्रायोफाइलम के जो लीफ होती है उसके ऊपर देखा है कि कुछ इस तरीके से एक छोटे छोटे प्लांट जो हैं इसके ऊपर उग जाते हैं, उसके बाद वो ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से अभी मैंने आपके साथ प्रजनन यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अभी जो प्रोसेस है वो डिस्कस किया। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स है वो कवर किए। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो देखिए हार्मोन्स के लिए हमें अलग अलग ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं ये जरा देखना है। बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सीधा टारगेट साइड में पहुँचाए जाते हैं, ये कहीं पे स्टोर नहीं होते। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की खास बात क्या है कि इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे शरीर में सबसे पहले तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये रिलीज करता है, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि कई सारे और ग्लैंड जैसे थायराइड हो गया, ओवरीज हो गया, इनके एक तरीके से सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा थायराइड की अगर हम बात करें तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और अगर थायराइड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज ना करे तो हम लोगों को यहाँ पे गॉइटर हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो आपका खाना है। तो ये बोला जाता है अगर थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो गॉइटर हो सकता है। इसके अलावा पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास को एक तरीके से ड्वेल ग्लैंड माना जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन में एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यूज होता है, यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए ये जो पेनक्रियास है ये क्या रिलीज करता है, ये इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, इंसुलिन नाम के, जो कि क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और जिनकी बॉडी में
ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, यानी कि पेनक्रियाज जो है सही से इंसुलिन को रिलीज नहीं करता, उनको क्या हो जाता है, उनको यहाँ पे डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस केस में उनको इंसुलिन की इंजेक्शन बाहर से दी जाती है। इसके अलावा अगर हम एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रेनल हार्मोन ये रिलीज करते हैं, और ये करते क्या है, ये हमारे शरीर में एक तरीके से ये यहाँ पे इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, जो कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कई बार अगर हम लोगों का पेपर छूट रहा होगा तो हम लोगों के शरीर में एक अलग से कपकपी सी हो जाती है, तो उस केस में एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनल हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर रहा होता है। इसके अलावा ओवरीज की अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पे लेके आता है। टेस्टीज की बात करें तो टेस्टीज जो है मेल के अंदर यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे रिलीज करता है, जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्पर्म फॉर्मेशन, इनको यहाँ पे एक तरीके से एक्टिवेट करता है या फिर इनको स्टार्ट करता है। अगर हम यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे थायराइड के साथ ही ये पेयर में होते हैं, इसलिए पैराथायराइड बोला जाता है, जो कि कैल्शियम के बैलेंस को एक तरीके से हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं। तो इस तरीके से अभी मैंने आपके साथ रिप्रोडक्शन और साथ ही साथ यहाँ पे हार्मोन्स का टॉपिक यहाँ डिस्कस किया। मैं उम्मीद करूँगी कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विथ फंक्शन इन कॉलम बी। यानी कि यहाँ पे आपको जो पहला कॉलम है उसमें आपको यहाँ पे ऑर्गन यानी कि जो पाचन तंत्र के अंग हैं वो बता रखे हैं, और कॉलम बी में आपको इनके कार्य यहाँ पे बता रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिवर दे रखा है। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो यहाँ पर ए का क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए 4। अगर हम ए का 4 देखते हैं तो वो तो हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। तो इस तरीके से अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे। सी यहाँ पे हमें गॉल ब्लैडर के बारे में बता रखा है, पित्ताशय के बारे में बता रखा है। ये करता है क्या है, ये यहाँ पे जो बाइल जूस होता है उसको स्टोर करता है। तो सी का क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। और सी का देखिए सेकेंड हमें दे रखा है, इस हिसाब से यही सीक्वेंस आपका करेक्ट है। और आपको पता है कि जो पेनक्रियास है ये क्या करता है, ये हम लोगों का ये रिसीव करता है डाइजेस्टिव जूस कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और अगर मैं यहाँ पे स्टमक की बात करूँ तो ये यहाँ प्रोटीन डाइजेशन शुरू होता है, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें बता रखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो यहाँ पे हम लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन होती है वे चौड़ी होती है पर छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अभी मैंने इस पॉइंट को काफ़ी डिटेल में क्लियर किया था। अगला है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये यहाँ पे गलत है। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए एसिमिलेशन जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये भी गलत है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ताकि एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा सके। इस हिसाब से यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ा होता है पर छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके अलावा अगला अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम। यहाँ पे बोल रखा है बाइल जूस। अगला है यहाँ पे पेनक्रिएटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस या फिर सलाइवरी जूस। तो यहाँ पे जो बाइल जूस होता है जो कि लिवर में आपका सिक्रीट होता है, इसमें कोई भी एंजाइम यहाँ पे पाया नहीं जाता है जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस। तो देखिए कंप्लीट शब्द जहाँ पर आ गया वहाँ पे आप जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट बी कंसिडर एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो खाना हम इजेशन करते हैं,
इसके अलावा एक्सक्रीट भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। हम यहाँ पे सस्वन यानी कि रेस्पिरेशन भी करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे प्रजनन जो है ये एक एसेंशियल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना जाएगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, एक असर्शन रीजन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, अस्मिता इज एडवाइज टू कट डाउन फैट इन देयर फूड आफ्टर हर गॉल ब्लैडर सर्जरी, यानी कि उसके गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, उसके बाद उसे बोला गया कि वो अपने खाने में से फैट यानी कि वसा को थोड़ा दूर रखे, यानी कि घी तेल ना खाए। अब यहाँ पे हमें बता रखा है एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस गैस्ट्रिक जूस कॉज एसिडिटी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों पॉइंट को पढ़ें तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है कि अगर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो एसिडिटी हो जाएगी, ये सही है। अस्मिता को बोला गया कि फैट आपको नहीं खाना क्योंकि उसका गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, गॉल ब्लैडर फैट को स्टोर करता है, तो ये भी सही है। बट दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज। पहला है कि जो धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरीज होती है, वे आपकी ब्लड वेसल होती है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है हार्ट से टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, वो भी काफ़ी उच्च दाब में, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर में, तो ये यहाँ पे सही दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि हार्ट से आपका जो ब्लड है वो बॉडी के पार्ट में ही फ्लो हो, इसके लिए आर्टरीज के पास वेल्स होते हैं, ये यहाँ पे गलत है। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था ये पॉइंट, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारे हार्ट के चैम्बर होते हैं वहाँ पे वेल्स होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया। इसके अलावा अगला है, द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर कंपेयरली थिन। थिन नहीं होती, थिक होती है। अभी मैंने आपके साथ ये पॉइंट भी डिस्कस किया था, इस हिसाब से ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही होगी वो होगी ओनली ए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें हम लोगों को जो उत्सर्जन तंत्र होता है यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, और ये बोल रखा है कि इसके करेक्ट ऑर्डर को हमें यहाँ पे पहचानना है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप हमें दे रखे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले कुछ उपयोगी या फिर हानिकारक पदार्थ यानी कि यूजफुल या हार्मफुल सब्सटेंस जो होंगे वो किडनी के पास पहुँचेंगे यानी कि ब्लड के थ्रू, ताकि उसका फिल्ट्रेशन हो सके। तो सबसे पहले ई होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ई के बाद यहाँ पे क्या होगा, ई के बाद यहाँ पे होगा डी। तो ई के बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हुआ डी, तो मैंने डी मेंशन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो किडनी होगा वो यूरिन को फिल्टर आउट करेगा ताकि हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पे क्लीन हो सके। तो डी के बाद यहाँ पे होगा ए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यूरिन जो होगा वो यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचेगा, तो यहाँ पे होगा सी। और उसके बाद यूरिन जो है ब्लैडर में तब तक स्टोर होगा जब तक यूरिथ्रा उसे बॉडी के बाहर ना निकाल दे। तो सीक्वेंस होगा ई डी ए सी बी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम लोगों को पूछ रखा है, द एक्चुअल पाथ यानी कि जो वास्तविक मार्ग है हमें ये बताना है। और ये जो वास्तविक मार्ग है ये किस चीज़ का बताना है हमें, यहाँ पे यूरिन किस तरीके से बनता है हमारे शरीर के अंदर। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो सबसे पहले किडनी जो है यहाँ पे हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, फिर यूरेटर यानी कि ट्यूब की मदद से वो नीचे की तरफ पास होता है, फिर यहाँ पे मूत्राशय तक जाता है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, फिर यूरिथ्रा उसे बॉडी के बाहर निकाल देता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि है सेल्स, जिसको आप कोशिका के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इससे कई बारी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अगर मैं सेल्स की बात करूं कि सेल्स हैं क्या, कोशिकाएं क्या होती हैं, तो हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है, सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो होता है आपका सेल। जैसे कि अगर एक मकान को बनाना है तो जो ईंट होती है, जो ब्रिक होती है सिंगल, वो एक छोटी से छोटी
इकाई होती है, तो हमारे शरीर में भी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या है? सेल। अब ये जो सेल शब्द है, इसका एक तरीके से इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने। तो देखिए, रॉबर्ट हुक जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो भी एक पेड़ की छाल में, कॉर्क ऑफ स्लाइस में। तब इन्हें यहाँ पे दिखा कि एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह। तो इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर इन्हें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था, और इन्होंने फाइनली ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया? स्ट्रक्चर का नाम दिया सेल, जिसका मतलब है लिटिल रूम, यानी कि छोटे छोटे बॉक्स की तरह ये दिखने में। तो इसे यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या है? हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि जिनके सिमिलर फंक्शन होते हैं, वे आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वे यहाँ पे टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज आपस में कंबाइन होके ऑर्गन, बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वे बनाते हैं। बॉडी ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन का पूरा सिस्टम यहाँ पे तैयार करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम पूरा तैयार होके हमारा ऑर्गेनिज्म जो है पूरा तैयार होता है। तो इस तरीके से पूरी चीजें चलती हैं। इसके अलावा सेल्स जो है अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर हो, जिसके एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा अमीबा, जो कि सिंगल सेल में पाया जाता है, और मल्टी सेल्युलर जिसमें बहुत सारे सेल्स हो, जिसमें कोई भी एनिमल जो है, हायर एनिमल इसके अंदर आप रख सकते हो। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी, और यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये पूरी तरीके से डिफाइन होती है। ये मेजर डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमारे आसपास जो सेल्स होते हैं वो कई अलग अलग साइज के, कई अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, जैसे कि नर्व सेल, जैसे कि जिससे पूरा हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए, नर्व सेल जो है इस तरीके से दिखता है, जो कि एक लॉन्गेस्ट सेल यहाँ पे कहलाता है। इसके अलावा ब्लड सेल जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये हो गए। इसके अलावा बोन सेल दिखने में कुछ इस तरीके से जिगजैग यहाँ पे दिखते हैं, जिससे हमारे बोन्स जो हैं वो बने हुए हैं। स्मूथ सेल जैसे कि हम लोगों के नोज के टिप में होता है, ईयर में होता है, ये स्मूथ सेल होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारे आसपास कौन सा है? वो है आपका माइकोप्लाज्मा, जिसको आप PPLO के नाम से भी जानते हो। और जो आपका लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रिच का सेल। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा सेल जो है बेसिकली बना किससे है, और सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो सेल कुछ दिखने में इस तरीके से लगता है, जिसमें बाहर की जो आउटर लेयर है इसको हम कोशिका झिल्ली, यानी कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि चीज़ों को यहाँ पे क्या करती है? चीज़ों को सिलेक्ट करके ही अंदर बाहर जाने देती है। इसके बीच में यहाँ पे होता है केंद्रक, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप यहाँ पे न्यूक्लियस के नाम से जानते हो। और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन वगैरह प्रोसेस यहाँ पे होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली है, और जो आपका केंद्रक है, इसके बीच में यहाँ पे होता है कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म की वजह से आपका सेल जो है एक्टिव रहता है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर होगी, सेल को अलाइव रखने का काम करता है। क्या रखने का काम करता है? जिंदा रखने का काम करता है ये सारे सेल ऑर्गेनल। ये सारे सेल ऑर्गेनल में सबसे पहला आ जाता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक तरीके से सेल के अंदर नेटवर्क बनाता है, जो कि दो तरीके के होते हैं, एक रफ वाला और एक स्मूथ वाला। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पे बस जो बेसिक मैं बता रही हूँ उतना याद रखिए। इसके साथ यहाँ पे राइबोसोम जो है ये अटैच होता है, तो ये यहाँ पे क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, तो आप बोलोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा स्मूथ वाले में राइबोसोम जो होता है
वो आपका नहीं होता, और ये क्या बनाता है, लिपिड्स यानी कि फैट बनाता है। इसके अलावा अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो सेल के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको खाकर ये क्या करता है, खुद सुसाइड करता है। तो इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। आपसे कई बार पूछा गया है कि सेल के अंदर कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, आप बोलोगे लाइसोसोम। इसके अलावा अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल को जितनी भी एक्टिविटी के लिए यहाँ पे एनर्जी चाहिए वो कौन देगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया देगा, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा प्लास्टिड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे किचन ऑफ द हाउस कहलाते हैं। किचन ऑफ द हाउस इसलिए क्योंकि इनके पास यहाँ पे पिगमेंट होते हैं, और यहाँ किचन ऑफ सेल क्यों, क्योंकि इसके पास पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। और अगर हम गोल्गी बॉडीज की बात करें तो इसे कैमेलियो गोल्गी ने ही डिस्कवर किया था, इसलिए इसे यहाँ पे गोल्गी बॉडीज कहा जाता है। सबसे पहले ये जो प्रोटीन आपका बना है इसको ट्रांसफर करने का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है। साथ ही साथ एक बात बताइए, लाइसोम एक बार बन के खत्म हो गया यानी कि सुसाइड कर लिया, इसने फट गया, तो उसके बाद सेल के अंदर दूसरा लाइसोम कौन बनाएगा, तो ये फॉर्म करता है क्या, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको तैयार करना है, एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा और सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और इसमें नहीं होती। अब इसे याद कैसे रखेंगे कि एनिमल जो है मूव कर सकते हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि एनिमल मूव कर सकते हैं तो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर पाएंगे, पर प्लांट जो है एक जगह पे स्थिर है तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए। इसके अलावा प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें क्योंकि ये खुद फूड बनाता है तो प्लास्टिड जो होता है वे प्रेजेंट होता है, और इसमें यहाँ पे नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये तो दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अगर मैं यहाँ पे प्लांट सेल की बात करूँ तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि है वैक्यूल। वैक्यूल्स होते हैं क्या है, खाली एम्प्टी स्पेस। अब क्योंकि प्लांट सेल को यहाँ पे खुद खाना बनाना है तो इसमें आपके बिग या फिर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल में आपके स्मॉल वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। आई होप ये चैप्टर आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, और मैं उम्मीद करूंगी कि इस सेशन को आप कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और अब मैं आपके साथ यहाँ पे क्रॉप्स जिसका हम प्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे सूक्ष्म जीव है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रॉप जो चैप्टर है वो आपका क्लास 8th के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोगों को ये बता रखा है कि दो तरीके के फसल होते हैं, एक होती है राबी क्रॉप और एक होती है खरीफ क्रॉप। राबी क्रॉप जो है ये अक्टूबर से मार्च तक के महीने में ये उगाई जाती है, और ये आपके यहाँ पे शीत ऋतु में यानी कि विंटर सीजन में यहाँ पे उगाई जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे गेहूं हो गया, वीट हो गया, लिनसीड हो गया, चना, इसके अलावा यहाँ पे सरसों, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पीज यानी कि मस्टर्ड, पी और साथ ही साथ सरसों यानी कि मस्टर्ड जो है ये देखने को मिल जाएंगे किसके अंदर, यानी कि राबी क्रॉप के अंदर। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो इसका महीना आपको पूछ लेते हैं, ये किस तरीके की, ये कौन से सीजन में उगाई जाती है, और इसके एग्जाम्पल को पेयर बना के कि इनमें से कौन से राबी क्रॉप है, कौन से खरीफ क्रॉप है। अब अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये जून से सितंबर के महीने में उगाई जाती है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो वर्षा जब होती है, रेनी सीजन जब होता है तब आपके खरीफ क्रॉप उगाई जाती है, जैसे कि धान हो गया, मेज यानी कि मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि खरीफ क्रॉप के उदाहरण हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्रॉप्स किस तरीके से उगाएंगे इसके लिए हमें पूरे स्टेप यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहले आप जो सॉइल है, जो आपकी मृदा है, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यहाँ पे तैयार करेंगे, और उसको तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से ऊपर की लेयर को अच्छी तरीके से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि वो जो सॉइल है उसमें सॉफ्टनेस आ जाए। साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा अर्थवॉर्म जो है उसके अंदर जाके एयर गैप बना दे। अब इसके अलावा यहाँ पे हम लोग उसके बाद बुआई शुरू करेंगे, इसमें सोइंग करेंगे। सोइंग जो है ये आज के टाइम में यहाँ पे
से यहाँ पे किया जाता है ताकि आसानी से इसे हो जाए। इसे हम हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से बहुत टाइम लगता है, इस वजह से यहाँ पे सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, इसमें खाद और उर्वरक यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर डाला जाता है। मैन्योर जो होता है ये आपका नेचुरल मटेरियल से बनता है, काऊ डंग से बन जाता है, और जो फर्टिलाइजर होता है ये केमिकल सब्सटेंस होता है। दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज है और कहीं ना कहीं अपनी अपनी लिमिटेशन है। अगर हम मैन्यूर यानी कि खाद की बात करें तो प्राकृतिक है, पर कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट जो होते हैं इसमें लिमिटेड होते हैं। ये मिट्टी के लिए अच्छी है, मृदा के लिए अच्छी है, बट अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो ये केमिकल आपके सब्सटेंस होते हैं जो कि खास करके आपके जो फसल आपने लगाई है उसके न्यूट्रिएंट की वैल्यू को ये पूरा करते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सॉइल को डैमेज कर रहे होते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपनी लिमिटेशन है। इसके अलावा अगर हम अगला जो प्रोसेस देखें वो है सिंचाई। अब सिंचाई जो है, इरिगेशन जो है, खेतों में पानी डालने का प्रोसेस है। अब इसमें कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, कुछ मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड के पिक्चर्स आप देख सकते हो, कुछ चेन पंप करके, इसके अलावा डायरेक्ट ही कुएं से पानी निकाल के खेतों में डालना, जैसे कि मौत, चेन पंप, डकेली, राहत, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि आपके ट्रेडिशनल मेथड में आ जाते हैं। इनके आपको नाम याद हो जाएंगे तो चल जाएगा। बट यहाँ पे ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में समझना होगा। स्प्रिंकलर आपने देखा भी होगा, जैसे फव्वारों की तरह जो पानी निकलता है उसको स्प्रिंकलर बोला जाता है। अलग अलग जगह पे इसे सेट किया जाता है और पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से इसे ऑन कर दिया जाता है, तो पानी सब जगह छिड़क जाता है। और अगर हम ड्रिप सिस्टम की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर कोई फसल है तो फसल के आसपास एक पाइप जो है इस तरीके से लगाई जाएगी, और पाइप का काम क्या होगा, उसका ओपनिंग पॉइंट वहीं पे होगा जहां पे उसका रूट है, तो सीधा वहीं पे पानी जाएगा। अब पेपर में पूछा जाता है कि ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर में से कौन सा पानी को बचाता है, तो आप कहेंगे कि ड्रिप सिस्टम जो है ये आपका बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी वेस्टेज नहीं होता। इसके अलावा अगला जो स्टेप है वो है यहाँ पे खरपतवार, यानी कि जो वीडिसाइड्स हैं, वीड्स हैं, उनको यहाँ पे क्या करना, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना। और इसमें क्या किया जाता है, जो अनवांटेड प्लांट जो हमारे उग जाते हैं, जो कि हमारे जो मेन क्रॉप होती है उसके न्यूट्रिएंट को खाते हैं, इसके लिए हम 2,4-D एक केमिकल है इसका यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसके बाद फाइनली हम अपने फसल को काटते हैं, जिसे कटाई यानी कि हार्वेस्ट बोलते हैं। और लास्ट स्टेप यहाँ पे है भंडारण यानी कि स्टोरेज का। स्टोरेज के लिए बहुत खास ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, इससे हमारी फसल खराब हो सकती है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब देखिए अगला जो चैप्टर है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो देखिए इसमें हमें अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, कवक यानी कि फंगी हो गई, इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे पेरासिलियम आ जाएगा। इसके अलावा प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ में अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। एल्गी के बारे में बता रखा है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसकी वजह से इसे एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। वायरस की अगर हम बात करें तो ये कुछ लिविंग भी होते हैं और कुछ आपके नॉन लिविंग भी होते हैं। तो बेसिक आपको इनकी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब इस चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉ, यानी कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम लोगों के लिए यूज़फुल है और कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े हार्मफुल हैं। तो देखिए यूज़फुल यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रोब के बारे में बता रखा है। फ्रेंडली माइक्रोब आपको दही में, कर्ड में देखने को मिल जाएंगे जो कि लैक्टोबैसिलस है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रोब है जो कि दूध को दही बदलने में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ब्रेड की बात करें तो देखिए ब्रेड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें यीस्ट की मदद से आप ये जो है फर्मेंटेशन कर पाते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के बारे में बता रखा है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल या फिर वाइन वगैरह बनाने के लिए यीस्ट की मदद से हम क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, जिसको हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस को हमें लुइस पैस्चर द्वारा दिया गया था, ये नाम आप याद रखिएगा। एंटीबायोटिक जो कि एक तरीके से हम लोगों के शरीर में किसी भी बीमारी से हमें लड़ने के लिए एक मदद देता है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो था पेनिसिलिन, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स जो है इसकी जो वैक्सीन है
ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये एडवर्ड जेनर द्वारा बनाई गई थी। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो कि आपको याद करने हैं। अब इस चैप्टर में हम लोगों को नाइट्रोजन साइकिल भी दे रखी है। तो नाइट्रोजन साइकिल अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और साथ ही साथ जैसे कि इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फॉ, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। इसका फ्लो चार्ट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि वो क्लियर हो। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने खाने को यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटा बाइफॉस्फेट हो गया, इनको हम ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट और शुगर जो कि हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सिरका और ऑयल ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। और पास्चुरीकरण क्या होता है? जब आप मिल्क को हीट करते हैं, वो भी लगभग 70 डिग्री सेल्सियस में, कितने देर के लिए? 15 से 20 सेकंड के लिए। तो ये क्या होता है, इसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद इसे कूल करके आप इसे स्टोर कर लेते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे पेस्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं वो, और साथ ही साथ नाइट्रोजन साइकिल इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फिर हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम कुछ कॉमन डिजीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होता है, और ये कंटेंट पहले मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश में और उसके बाद ये कंटेंट मैं आप लोगों के साथ हिंदी में भी डिस्कस करूँगी। तो आप टेंशन फ्री होके इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये बता रखा है कि कौन-कौन से ह्यूमन डिजीज़ेस हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, मीज़ल्स हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, पोलियो हो सकता है, जिसमें यहाँ पे हमें बता रखा है कि कौन-सा ऐसा सूक्ष्म जीव, कौन-सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस में आपको याद रखना है बैक्टीरिया के द्वारा स्प्रेड होता है। इसके अलावा मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो जो है ये वायरस के द्वारा स्प्रेड होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या बता रखा है कि हमें एयर में या फिर कांटेक्ट या फिर वाटर के कांटेक्ट से ये चीज़ें ट्रांसमिट होती है। और कुछ जनरल यहाँ पे हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर हमें बता रखे हैं कि कुछ चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हवा से ये चीज़ें फैलती हैं। तो आप ये क्या कर सकते हो कि इस जो पेशेंट हो जिनको ये बीमारी हो, उनको आप यहाँ पे आइसोलेशन में रखें, और ये जो पर्सन पेशेंट हो उनको थोड़ा-सा ये पर्सनल बिलॉन्गिंगनेस से थोड़ा-सा दूर रखें, और वैक्सीनेशन जो है सूटेबल एज के अनुसार उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कॉलेरा और टाइफाइड की बात करें, तो कॉलेरा और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा दोनों स्प्रेड होते हैं, और इनका यहाँ पे हमें ट्रांसमिशन मोड बता रखा है कि ये पानी और ये फूड के द्वारा या फिर पानी के द्वारा स्प्रेड होते हैं। और क्योंकि ये पानी के द्वारा स्प्रेड हो रहे हैं तो हमें खास ध्यान रखना है कि पर्सनल हाइजीन हम जितना मेंटेन कर सके, और सैनिटरी हैबिट जो होती है हम लोगों की, जैसे कि खाना बनाते हुए हमें प्रॉपरली खाने को हम लोगों को बनाना है, पानी को अच्छे से बॉईल करना है, वैक्सीनेशन करना है, इन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करें तो ये वायरस के द्वारा स्प्रेड होता है। ये वाटर के कॉन्टैक्ट से ये आपका स्प्रेड होता है। तो हम लोगों को बॉयल वाटर ड्रिंक करने का एक प्रिवेंटिव मेजर हम रख सकते हैं। साथ ही साथ हम वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे मलेरिया की बात करें तो देखिए मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा स्प्रेड होता है, और ये इसका जो कैरियर होता है ये बेसिकली मस्कीटो होते हैं। तो हम मस्कीटो रिपेलेंट जो क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मस्कीटो नेट लगा सकते हैं जिससे हम इन चीज़ों से प्रिवेंट हो सके। तो ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ये 6 रोग के बारे में, खसरा के बारे में, मिसल्स के बारे में, चिकन पॉक्स, पोलियो के बारे में बता रखे हैं, और जिसमें से ये वायरस या फिर जीवाणु के द्वारा होता है, और इनका जो संचारण है ये किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। और ऐसे में जो रोगी व्यक्ति है उसे हम अन्य व्यक्ति से अलग रख सकते हैं, उसका टीकाकरण समय से करवा सकते हैं, और रोगी को यहाँ पे व्यक्तिगत वस्तुओं से भी अलग रखना होता है, यानी कि उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा अलग कर देंगे। अब इसके अलावा अगर हम हेपेटाइटिस और यहाँ पे टाइफाइड की बात करें तो ये आपके जीवाणु से आपके स्प्रेड होते हैं, और इनका कारण क्या होता है, जैसे कि दूषित जल हो गया, भोजन हो गया, इसकी वजह से। तो हमें व्यक्तिगत स्वच्छता, इसके अलावा हम लोगों को कुछ ऐसी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए
साथ ही साथ हमें भली भांति खाने को पकाना चाहिए और उबला हुआ पानी साथ ही साथ टीकाकरण का प्रयोग करना है। इसके अलावा यहाँ पे हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करें तो ये वायरस के द्वारा स्प्रेड होता है और ये जल के संक्रमण से होता है, तो हम लोगों को उबला हुआ पानी इसमें पीना है और टीकाकरण यहाँ पे करना है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया जो है ये आपका प्रोटोजोआ द्वारा स्प्रेड होता है, जो कि मच्छर एक कैरियर होता है इसका। तो मच्छरदानी का आप प्रयोग कर सकते हैं, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। अब चलिए इसके आगे का कंटेंट हम कवर करें। अब मैं आपके साथ नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, इसे नाइट्रोजन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस स्टेप से ये शुरू होती है उसी स्टेप से ये ख़त्म हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये जो नाइट्रोजन साइकिल का पूरा प्रोसेस है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है ये आपके कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम होते हैं, इनके द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनके द्वारा ये आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसका नाइट्रिफिकेशन करके हम क्या बनाते हैं, NO2 माइनस बनाते हैं। ये जो NO2 माइनस होते हैं ये क्या होता है, ये आपका होता है नाइट्राइट, और उसके बाद हम इसका नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा करके इसे NO3 माइनस में कन्वर्ट करते हैं। तो NO3 माइनस क्या होते हैं, ये होते हैं नाइट्रेट। ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि सीटेट के एग्जाम में नाम के साथ पूछा गया है। NO2 माइनस होता है आपका नाइट्राइट और जो NO3 माइनस है वो नाइट्रेट होता है। अब आप कहेंगे कि किस तरीके से पूछा गया, यहाँ पे आप NO3 माइनस के बाद देख रहे हैं कि ये आपका किसके पास जा रहा है, ये आपका प्लांट के पास, ट्री के पास रूट्स की मदद से जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन साइकिल में कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जिस फॉर्म में यहाँ पे प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को इनटेक करती है। उसमें ऑप्शन नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया इस फॉर्म में दिया हुआ था। आपको पता होना चाहिए NO3 माइनस जो है उस फॉर्म में प्लांट जो है नाइट्रोजन को इनटेक करता है, और NO3 माइनस जो है ये क्या होता है, ये नाइट्रेट होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट ने क्या किया, नाइट्रोजन को यहाँ पे इनटेक किया, और उसके बाद इस प्लांट को किसने खाया, इस प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, और एनिमल जब डिकम्पोज करेगा तो यहाँ पे फिर से हमें NO4 प्लस यहाँ पे मिलेगा जो कि NO2 माइनस में फिर से स्विच हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, NO3 माइनस से या तो प्लांट में ये जाता है या तो यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे कुछ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि इसे फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँचा देंगे। तो फिर से जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर से लिया गया था वो आपका किस में पहुँच गया, फिर से एटमॉस्फेयर में पहुँच गया। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है। अब इसके बाद ज़्यादा कंटेंट हमारा रह नहीं गया, उन सारे कंटेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि ये सेशन यहाँ पे कंबाइल हो। आज के इस सेशन का लास्ट पार्ट अब हम कवर करते हैं और अब मैं आपके साथ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो देखिए पौधों के बारे में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि पौधे जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये आपके स्वपोषी माने जाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉपिक माने जाते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हुए ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग यहाँ पे रिलीज करते हैं उनको यूज करते हैं, साथ ही साथ पानी और यहाँ पे क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, और जो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन हम लोग इंटेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के प्लांट की बात करें तो हमारे आसपास हर्ब्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे बेसिल्स हो गया, मिंट हो गया, कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए, जिसको आप शाक भी बोलते हैं। हर्ब्स जो होते हैं, अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ऊंची हाइट के नहीं होते, बट ये आपके ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, जैसे कि रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ट्री यानी कि वृक्ष, कोई सा भी आप पेड़ देख सकते हैं, बनियन ट्री, मैंगो ट्री, ये आपके ट्री हो गए। अब अगर हम स्टेम के हिसाब से देखें तो
कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, और यानी कि कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और कुछ तो बिल्कुल ज़मीन में बिछे होते हैं। जैसे कि क्रीपर की अगर हम बात करें, जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन वैसे इतना भारी होता है, वो पूरे तरीके से ज़मीन में बिछा होता है। और क्लाइंबर की बात करें, आरोही की बात करें, तो ये किसी के सपोर्ट के साथ खड़े होते हैं। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि हम मनी प्लांट उगाते हैं, तो मनी प्लांट यहाँ पे हम लोगों को इसको किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट देना होता है, तब जाके ये ऊपर की तरफ उठता है। तो इस तरीके से प्लांट की डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इसके साथ साथ हम लोगों को लीफ के बारे में, क्योंकि प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो लीफ के बारे में हमें लीफ के स्ट्रक्चर में क्या बता रखा है कि जो एक पत्ता स्टेम से जहाँ पे अटैच होता है, इसको हम पिट्यूआइल कहते हैं। इसके अलावा पत्ते का जो चौड़ा वाला भाग होता है, जिसको आप पत्तल बोलते हैं, वो आपका लैमिना होता है। इसके साथ साथ इसमें ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये आपके वेन्स है, और इसमें जो बीच वाली होती है, इसे आपका मेन मिड रिप के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। और लीव्स के ऊपर ये जो पैटर्न बने होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक कुछ इस तरीके से पैरेलल होते हैं, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको ग्रास में देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसमें पूछूं कि इसके रूट्स कैसे होंगे, तो इसके रूट्स होंगे फाइब्रस रूट। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे प्लांट जिसमें पैरेलल वेरिएशन देखने को मिलता है, पैरेलल इस तरीके से आकृति देखने को मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है साइड में, तो इसके रूट कैसे होंगे, इसके रूट होंगे फाइब्रस रूट। ये आप याद रखिएगा। अगर मैं रेटिकुलेट की बात करूं, तो रेटिकुलेट में क्या होता है, ये आपको कुछ इस तरीके से, जो नॉर्मल हम पत्तियां बनाते हैं, इस तरीके से होता है। और ये आपके कैसे रूट होंगे, इसके होंगे टैप रूट। टैप रूट कैसे होते हैं, जिसमें एक मेन रूट होती है, उसके सहारे से बाकी रूट्स निकलते हैं। और फाइब्रस रूट में क्या होगा, जहां से वो जमीन से निकली, इस तरीके से फाइबर आप किसी भी ग्रास को, किसी भी घास के पौधे को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को लीफ के वेरिएशन से हम लोगों को रूट के बारे में भी पता चला। अब हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, जो कि है फ्लावर। अगर यहाँ पे प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहूँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होगा, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है किसका, प्लांट का। तो प्लांट का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये जो फ्लावर होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, या यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यानी कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें यहाँ पे आपको, अभी मैं डिस्कस करूंगी कि पिस्टल और कार्पेल के, पिस्टल और स्टेमन के बारे में, यानी कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल का भी फीमेल का भी। इसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। कुछ ऐसे जिसमें एक ही प्रेजेंट हो, या तो मेल या तो फीमेल, उसे आप यूनिसेक्सुअल कहोगे। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी के एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर। और बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी का हो जाएगा मस्टर्ड, रोज और पेटियोना। तो ये कुछ पता होना चाहिए आपको चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे अब मैं फ्लावर का एक पूरा प्रॉपर डायग्राम लेके आई हूँ। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें आपको दिखेगा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको आप पिस्टल या फिर कार्पेल के नाम से जानते हो। यह आपका बना रखा है, और इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर वाला स्टिग्मा, ये जो नीचे की तरफ ओवरी को अटैच हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये होता है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होते हैं किसके पार्ट, पिस्टल के पार्ट, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यहाँ पे अगर मैं स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करूँ, तो ये होता है आपका एंथर और फिलामेंट। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। एंथर से पॉलन आता है और स्टिग्मा में आके स्टिक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो परागण है, पॉलिनेशन है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। अगर एक ही प्लांट का पॉलन जो है वो उसी प्लांट के स्टिग्मा में आके स्टक हो जाए, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक प्लांट का पॉलन किसी और सेम फ्लावर के ये स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाए, तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब मेल गैमेट, अब देखिए ये एंथर से पॉलन आए इस जगह पे स्टिग्मा में, स्टिग्मा से स्टाइल में जाके नीचे ओवरी तक जाएगा। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। अब फाइनल प्रोडक्ट में आपको याद क्या रखना है कि ओवरी किस में डेवलप हो जाता है फ्यूचर में, ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है। जो ओव्यूल्स इसके अंदर छोटे छोटे होते हैं, वो आपके सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है।
अब देखिए, आज के सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का केमिस्ट्री में एक चैप्टर रह गया, सॉइल चैप्टर। अब बेसिकली आपको अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव इस चैप्टर में क्या याद रखना है। सॉइल जो होते हैं बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं, सैंडी, लूमी और क्ले। इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर को अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने आप लोगों के साथ 32 वीडियोस जो हैं साइंस की मैंने शेयर किए हैं, उसमें आप सॉइल चैप्टर को देख सकते हैं, उसमें डिटेल में बता रखा है। अभी भी आप लोगों को सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं सैंडी सॉइल की बात करूं तो इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इसके पार्टिकल्स यहाँ पे बड़े होते हैं। लूमी सॉइल के क्या होंगे कि बिग और स्मॉल पार्टिकल जो होंगे वो आपके सेम साइज के होंगे। और क्ले सॉइल की बात करूं तो स्मॉल पार्टिकल जो होंगे वो आपको बारीक पार्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो तीनों में सबसे पहला डिफरेंस। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाता है पर्कुलेशन रेट। अब ये पर्कुलेशन रेट क्या है कि वाटर जो है वो इनके बीच में फ्लो होगा या नहीं होगा। तो वाटर फ्लो होना पर्कुलेशन रेट होता है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो इनके बीच में जगह ज़्यादा है, तो पर्कुलेशन रेट इसका आपको हाई देखने को मिलेगा, इसका आपको मीडियम देखने को मिलेगा और इसका आपको यहाँ पे जो है लो देखने को मिलेगा। अब एयर जो है वो पास होगी नहीं होगी, इसके बारीक पार्टिकल हैं तो इसमें जगह नहीं होगी, तो ये आपका लो एरिएशन दिखाएगा। एरिएशन मतलब एयर पास होना या ना होना। इसमें मीडियम दिखाएगा और इसमें आपका यहाँ पे क्या दिखाएगा, इसमें यहाँ पे हाई एरिएशन यहाँ पे दिखाएगा। तो बेसिकली इन दोनों में जो डिफरेंस है वो पर्कुलेशन रेट और एरिएशन का ही आपको पूछा जाता है। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस तरीके से व्हाइट बोर्ड में जिस तरीके से मैंने मैराथन को कवर करने की कोशिश की है आपको ये पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैराथन देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।